हेडफोन बंद कर दिया मैंने, ऐसे पढ़ा। ठीक है, मुश्किल लगा? कुछ टॉपिक मुश्किल लगते हैं आपको? अकाउंट्स में, मैथ में कुछ टॉपिक मुश्किल लगते हैं, कुछ आसान लगते हैं? कौन कौन से मुश्किल लगते हैं? नाम बताना एक बार। इंडिसेस। मैथ में कौन कौन से टॉपिक मुश्किल है? हाँ जी, कुछ नहीं लगा अभी तक? 11th-12th में ये टॉपिक तो अभी सर 10th वाली करा रहे हैं, मैंने देखा था। रेशियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब 10th में थे, तो 12th है ना। अच्छा, अकाउंट्स में कौन से टॉपिक मुश्किल लगते हैं? ये तो हमने 11th में पढ़ा ही नहीं है। बीआरएस आसान कौन सा लगता है? एंट्री, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री और पढ़ा नहीं सर मैंने। आसान है, वो भी अच्छा लगता है। ठीक है। चलो, ये सब बच्चों का होता है 11th-12th में भी, सीए में भी। जब मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ छोटी सी 2 मिनट की। जब मैं स्टूडेंट था ऐसे ही मेरे साथ होता था। 11th-12th में एक दो टॉपिक मुश्किल लगे, छोड़ दिए। सीए फाउंडेशन में एक दो टॉपिक मुश्किल लगे, छोड़ दिए। अकाउंट्स में, मैथ में सेम ऐसे ही। इंटर में फाइनल में नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है फाइनल पास नहीं होने वाली। अगर तो एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो बहुत टफ कंपटीशन है फाइनल में। आपका 95 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो तो आप फेल हो, चाहे कितने अच्छा करके आ जाओ। सीए फाइनल के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। और हो जाता है अगर आप इंटर वाले बच्चे आराम से क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, हो गया था। अब सीए बन गया मैं, बट क्योंकि मैंने टॉपिक छोड़े थे, मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक कभी नहीं आई, क्लियर हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैं टीचर जब बना, टीचिंग लाइन में आया, तो सबसे पहला काम मेरा क्या था? बच्चों को पढ़ाया, अकाउंट्स वगैरह, नोट्स वगैरह बनाए अच्छे से, बच्चे बड़े खुश। जैसे ही कोर्स खत्म होने लगता, बच्चे बोलते सर 2 चैप्टर रह गए, मैंने कहा छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब मुझे नहीं आते तो मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने छोड़े थे, बच्चों को बोला छोड़ दो। तो शुरू में हाँ, शुरू में क्या होता है, जब बच्चे कम थे, जब मैंने पढ़ाया तो ठीक है, 2-4 बच्चे मान ली बात। जब क्लास ज्यादा होने बच्चे लगे तो क्या बोलते हैं, सर फीस दिए पढ़ाना तो पड़ेगा। तो मैंने स्पेशली उनके लिए दोबारा से पढ़ा, लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ टॉपिक्स पढ़े, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको पढ़ाने के लिए। और मुझे पर्सनल रियलाइज हुआ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो टॉपिक मुझे आते थे उससे भी आसान लगे। तो सोचो, मतलब फर्क क्या था? फर्क सिर्फ सोच का था। आप किसी भी चीज को सोच लेते हो मुश्किल है तो उसको कोई आसान नहीं कर सकता। और किसी चीज को सोच लोगे आसान है तो फिर वो आसान नहीं लगेगा। सिर्फ सोचने का फर्क है। मैंने जो टॉपिक पढ़े यार, ये मैंने छोड़ दिया था, ये वाला छोड़ दिया था, और 2-3 साल तक तो बच्चों को छुड़वाता रहा मैं, उनका कैरियर खराब करता रहा, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं आता तो मैं क्या पढ़ाऊंगा आगे। ज्यादा नहीं, 1-2 टॉपिक होते थे फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे, बट एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। मुश्किल सिर्फ सोच का फर्क है। ऐसा नहीं है कि मुझे मुश्किल जो आते थे उससे भी आसान लगे। पॉइंट समझ में आया? तो एक भी टॉपिक मत छोड़ना गलती से भी, सिर्फ सोचने का। मुश्किल क्यों लगता है उसके पीछे रीजन बताता हूँ। पहला तो 11th-12th की स्टार्टिंग बेस में ही से होता है। 11th-12th से ही आपके बन गया कि हाँ ये टॉपिक मुश्किल है, तो आगे भी लगेगा। और 11th-12th में क्यों लगा? क्योंकि या तो आपने उसे क्लास मिस करी होगी, क्लास मिस नहीं करी तो क्लास में अटेंड ध्यान नहीं रहा होगा, और ध्यान नहीं रहा तो टीचर से डाउट भी नहीं पूछा होगा। ये चीज हो जाती है। आप कोई भी टॉपिक है, प्रॉपर क्लास अगर आपने करी है, अटेंटिव क्लास में हो, इंटरेक्टिव हो, टीचर से डाउट लो क्लास के अंदर, क्लास के बाद, सारे टॉपिक आसान है। वो चीज मुश्किल बनाती है टॉपिक को, ठीक है ना। आप क्लास में क्लास मिस कर रहे हो, परवेशर कितनी क्लास मिस कर रही है, मेरी आज भी उससे बात हुई है, तबीयत खराब होगी, कितनी सारी 2 क्लासेस मिस कर रही है, ठीक है ना। तो क्लासेस मिस मत करो बिल्कुल भी। अपना डाउट्स लो, टीचर से क्लास के अंदर आओ, जो भी है डाउट लो। सारे टॉपिक आसान लगेंगे, मुश्किल कुछ नहीं लगेगा। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। 10 में से 10 नंबर आते हैं बच्चों के, फुल मार्क्स आते हैं इसमें। सारे टॉपिक सिंपल है, ठीक है। चलो अगला जो है लेंथी टॉपिक है। मुझे हो सकता है आपकी आधी मॉर्निंग क्लास को एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाए ऑन सैटरडे, देखते हैं। काफी लेंथी टॉपिक है डेप्रिसिएशन। लेंथी इसलिए क्योंकि इसके लिए मुझे एक बैकअप टॉपिक भी कराना पड़ता है। शुरू में कराया था आपको कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गौरव बैकअप करा दो, आपको देख लो। ये मैंने फर्स्ट टॉपिक कराया था। जर्नल एंट्री के लिए भी जरूरी है, तो इसको आप जर्नल एंट्री का पार्ट मान लो, या मतलब हर चैप्टर के लिए जरूरी है, स्पेशली दिस डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट्स।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बिना जनरल एंट्रीज भी नहीं हो पाती हैं, कुछ चैप्टर हो ही नहीं पाएंगे इसके बिना। तो इसका बैकअप मैं अभी ले रहा हूँ, राइट? ध्यान से देखना, तब हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत पूरा यूज है इसका, इस टॉपिक का। 1 घंटे का मुश्किल से 1 घंटा भी लगेगा, 45 मिनट्स में हो जाएगा ये आपका, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना है इसको, इंपॉर्टेंट बहुत है, इस पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में कितने मार्क्स का आता है ये पता है? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन इसके आ जाते हैं 5 से 8 मार्क्स डायरेक्ट, और जैसे मैंने कहा इनडायरेक्टली ये हर चैप्टर में काम आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 5 से 8 मार्क्स का, इनडायरेक्टली हर चैप्टर में काम आने वाला टॉपिक है। डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्री, और भी जो फाइनल अकाउंट्स, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, सब जगह काम आएगा ये। सब अकाउंट्स में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी नहीं है, बेस है अकाउंट्स का। कई बच्चे सोचते हैं जनरल एंट्री इज द बेस ऑफ अकाउंट, जनरल एंट्री बेस नहीं है, ये बेस है। जनरल एंट्री से पहले ये तो पता होना चाहिए ना, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, ये चीज सिखाता है आपको। ये बेसिक अकाउंट्स का बहुत ज्यादा टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रेवेन्यू बहुत चीजें बाद में बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए? खर्चा, हिंदी में खर्चा। और कैपिटल खर्चा और रेवेन्यू खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक नाम और भी है, क्या बोल सकते हैं इसको? फिक्स्ड एसेट। और रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या बोल सकते हैं? इन शॉर्ट एक्सपेंस। सिंपल। तो अगर आप सिंपल एक्सपेंस बोलते हो तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़ा खर्चा, तो उसको इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड एसेट। थोड़ा क्लियर हो गया? ठीक है। अगर मैं ये चेयर खरीदता हूं या टेबल खरीदता हूं, मान लो 5,000 रुपए की, तो खर्चा तो इसमें भी हो गया, और ये मार्कर खरीदता हूं, खर्चा इसमें भी हो गया। बट वो कैपिटल है चेयर, और ये मार्कर क्या है? रेवेन्यू है। अब क्या खाली अमाउंट ही मैटर करेगा? आंसर इसको खाली अमाउंट से नहीं देख सकते, अमाउंट बड़ा है तो कैपिटल। चेयर खरीदी, टेबल खरीदी मैंने 5,000 रुपए की, और सैलरी दी है मैंने 5 एम्प्लॉइज को 50,000 रुपए, 10,000 पर एम्प्लॉय। या एक बड़ा मैनेजर था, आप सीए बनने के बाद 50,000 सैलरी लोगे, सैलरी दी है 50,000 सीए को, और चेयर टेबल सिर्फ 5,000 रुपए की, तो क्या सैलरी कैपिटल हो जाएगी? नहीं, सैलरी स्टिल क्या रहेगी? रेवेन्यू एक्सपेंस। और चेयर टेबल बेशक 5,000 रुपए की है, कैपिटल एक्सपेंस। तो अमाउंट भी मैटर नहीं करता कि अमाउंट बड़ा है, क्या चीज मैटर करती है बताइए? नेचर। बेनिफिट, इसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स, 1 ईयर, और इसका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स। ये देखना आपने, बेनिफिट देखना कब तक आएगा, कितना आएगा। तो ये मार्कर कितना चलेगा? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल से ऊपर तो नहीं चलेगा ना। ये चेयर टेबल चलेगा 1 साल से ज्यादा, एसी चलेगा, ठीक है। बाकी जिस पे आप बैठे हो उसका मुझे भरोसा नहीं है ठीक है, तो इसको हम दोनों मान के चल लेंगे, देखिए बाकी आपके ऊपर है। चलिए, और कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सारी चीजें आपके फिक्स एसेट्स का बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स आता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल। बिल्डिंग तो 50 साल चलती है, एक बार बिल्डिंग नहीं बना लो तो तोड़नी कब पड़ती है? 50 साल, 100 साल के बाद तोड़नी पड़ती है। तो बिल्डिंग रेंट सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये सारे फिक्स एसेट्स होते हैं जिसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स आता है। और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? इसका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स आता है। मार्कर का मैंने एग्जांपल लिया, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी आपने दी अपने एम्प्लॉय को, उसका बेनिफिट कितने टाइम आएगा? 1 महीने की सैलरी दी है तो बेनिफिट कितना होगा? 1 महीना। काम आपने 1 महीना कराया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने 1 महीना का बिल पे करा, तो बेनिफिट कितना लिया इलेक्ट्रिसिटी का? 1 महीना, ठीक है ना। ब्रॉडबैंड का बिल पे करा 1 महीने का, तो उसका भी आपने 1 महीना बेनिफिट लिया इंटरनेट का। और बहुत सारे स्टेशनरी हो गया, रेंट हो गया, आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो रेंट आपने दिया 1 महीने का, तो उसका बेनिफिट भी 1 महीना हुआ। तो सबका जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उसका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स होता है। रिपेयर किया आपने, मान लो चेयर का, फर्नीचर का कुछ रिपेयर किया आपने, तो रिपेयर का बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म नहीं मानते, छोटी मोटी रिपेयर्स होती है।
पूरे एसेट की लाइफ को नहीं बढ़ाता। लाइक मैं कार का एग्जांपल लेता हूँ, अब कार में पंचर हो गया तो पूरी कार की लाइफ थोड़ी बढ़ेगी, छोटी मोटी रिपेयर्स भी हम रेवेन्यू एक्सपेंस ही मानते हैं कि उसका कोई बेनिफिट कोई ऐसा नहीं कि 10 साल तक आने वाला है, पेंशन दोबारा हो जाएगी, ठीक है ना, राइट। तो ये आपका हो गया। अब इन डिटेल जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे इट मींस एक्सपेंडिचर ऑन परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को खरीदने में या बनाने में खर्चा हुआ प्लस इट्स ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ प्लस इट्स इंस्टॉलेशन प्लस एनी एडिशन, कोई आपने एडिशन करा प्लस एनी मेजर रिपेयर, कोई मेजर रिपेयर करा आपने, रिपेयर या रिनोवेशन विच इंक्रीजेस, जो क्या इंक्रीज करती है, या तो लाइफ एसेट की लाइफ को इंक्रीज करेगा या फिर कैपेसिटी। और आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने पे ध्यान दो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स जो मैंने दिए प्रिंट आउट करके आपको सब लिखा हुआ है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी समझने में ध्यान दो, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। नहीं मुझे गंदी लगती है, आप सीट बदल दो, उधर बैठ जाए करो, साइड बैठ जाओ, पीछे की बजाय इधर, उधर भी सेम हवा आती है। एक कोई काम करो, शो लिया करो, शो कर लिया करो, और टाइम खराब करो, जल्दी खत्म करो, ब्रेक मिलेगा, है ना। फिक्स एसेट, इसी एग्जांपल लेते हैं, आपने परचेज किया या खुद बनाया, बिल्डिंग है, बिल्डिंग खुद भी बना सकते हैं, हर फर्नीचर आप खरीद भी सकते हो या खाती लगा के बनवा भी सकते हो, तो परचेज करने पे, कंस्ट्रक्शन करने पे, दैट इज। तो एसी में लेते हो एग्जांपल लिया, 40,000 का आपने एसी खरीदा मुंबई से, और उसको रिवाड़ी तक लाने में आपके पैसे लग गए 6,000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कई नाम होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, कैरियज, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, बहुत सारे नाम हैं, आपके नोट्स में सब नाम लिखे हुए हैं, अभी सिर्फ समझने में ध्यान दो। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है रास्ते का खर्चा, मुंबई से रिवाड़ी लाने में रास्ते में जो भी खर्चा होता है वो सब एसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एसी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लोडिंग, लेबर ने चढ़ाया, रास्ते में ट्रक वाला लेकर आया तो उसको बोलते हैं कैरियज, फ्रेट, भाड़ा, ट्रक वाले ने कितना भाड़ा लिया, अनलोडिंग उसे उतारा, रास्ते आप इंश्योरेंस भी कराते हुए एक्सीडेंट ना हो जाए, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, कोई क्लियरिंग चार्जेस है, पोर्ट चार्जेस है, शिप से आ रहा है सामान आपका तो उसको क्लियर कराना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, टोल टैक्स, जितने भी खर्चे रास्ते में होते हैं वो सब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होते हैं, वो सब एसी की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। अब एसी आपके पास रिवाड़ी में आपके पास आ गया, डब्बा बंद करके पड़ा हुआ है, अपने आप चल जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? मैकेनिक आएगा, उसको फिट करेगा, इंस्टॉल करेगा, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस उसने पूरा फिट करके गया, 4,000 रुपए लग गए, उसने पूरा वायरिंग लगाया, बटन लगाया, रिमोट से आप बस उसको बटन चलाओ, चल जाता है, जैसे आप यहाँ पे चलाते हो, अपने आप ही चलता है, बट उसने फिट किया, पूरा फ्रेम बनाकर फिटिंग किया, सारा वो आपसे 4,000 रुपए लेके गया, सब सामान और लेबर सब मिला के, ये भी एसी की कॉस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। अभी मैं यहीं तक ले रहा हूँ, टोटल कितना कॉस्ट हो गया? 50,000 रुपए। एंट्री क्या करोगे अकाउंट्स में? एसी टू कैश, ठीक है, कितने रुपए से? 50,000। और थोड़ा बेटर वर्ड यहाँ पे क्या आता है? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट्स टू कैश या बैंक, कैश को लेते हैं 50,000 रुपए। अकाउंट्स में थोड़े हेडिंग हम लिमिटेड रखते हैं,
फर्नीचर में आप कुछ भी खरीदो, चेयर, टेबल, अलमीरा, चाहे वो प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, लकड़ी की हो, फर्नीचर डेबिट होगा, क्योंकि उसको आप यूज एज ए फर्नीचर कर रहे हो। आप प्लास्टिक की चेयर में बैठे हो, ये लकड़ी की टेबल है, ऐसे अलमीरा होती है चाहे लोहे की, है तो सब फर्नीचर ही ना। जो चीज आप एज ए फर्नीचर यूज कर रहे हो दैट इज फर्नीचर, चाहे वो किसी भी चीज का। 10th क्लास के बच्चे सोचते हैं फर्नीचर का मतलब लकड़ी की चीज है, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में फर्नीचर वही चीज जो आप एज ए यूज कर रहे हो फर्नीचर, ठीक है। और बाकी चीजें देखिए लाइक प्रिंटर हो गया, प्रिंटर्स हो गए, आपका एसी हो गया, ये सब चीजें ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर डाल देते हैं। मशीन जो गुड्स बनाती है उसका अलग अकाउंट होता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बिल्डिंग मेन अकाउंट्स होते हैं, बिल्डिंग अकाउंट्स होता है। फिटिंग्स होता है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, जो ट्यूबलाइट पंखे सब लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट होता है इसमें। तो हर चीज को उसी नाम से डेबिट नहीं करते, ग्रुप बना देते हैं। ट्यूबलाइट खरीदो, ट्यूबलाइट डेबिट टू कैश नहीं होगा, फैन खरीदो तो फैन डेबिट टू कैश नहीं होगा। इन सब का नाम क्या होगा? कंबाइंड फिटिंग्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स नाम से एसेट होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही आपने एसी वेसी खरीदा, प्रिंटर खरीदा, तो सब ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से आ जाएगा, राइट, टू कैश डेबिट। तो पूरा का पूरा खर्चा मैंने एसेट बना दिया, कॉस्ट का पार्ट बना दिया, यानी इसमें से 1 रुपया भी ट्रेडिंग में या प्रॉफिट में नहीं जाएगा। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स आता है, इसको हम कहां पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहां दिखाते हैं? या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में। जो आपके एसेट्स होते हैं हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो सिंपल एक्सपेंस होते हैं, वो कहां दिखाते हैं? या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, ठीक है, P&L में दिखाएंगे। तो इसमें से एक भी खर्चा जो परचेज करते हुए या ट्रांसपोर्ट का या फिटिंग का, इंस्टॉलेशन का 1 रुपए का भी खर्चा हम कहां पे? प्रॉफिट में नहीं डालेंगे, सबका सब बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एसी की कॉस्ट का मानेंगे, एसी ही हमें 50,000 रुपए का पड़ा है, 50,000 का एसी पड़ा है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए अब इसके बाद एनी एडिशन टू एसेट। एडिशन मतलब जो पहले नहीं था, लाइक स्टेबलाइजर, 6 महीने साल बाद आपको लगा यार लाइट बड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, तो उसमें स्टेबलाइजर की जरूरत है। तो स्टेबलाइजर क्या उससे पहले था? एसी में नहीं था। अगर आपने एडिशन करा, स्टेबलाइजर लगवाया 5,000 रुपए का, ये मैंने एज्यूम किया 5,000 रुपए का आपने स्टेबलाइजर लगवाया, तो 55,000 का एसी हो गया। यानी बैलेंस शीट में ही आपको 5,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, स्टेबलाइजर की कॉस्ट भी आपको प्रॉफिट में डालनी है। एडिशन करा आपने, इससे एसी की रीसेल वैल्यू भी बढ़ेगी। अब एसी को कभी बेचना पड़ेगा तो विद स्टेबलाइजर बढ़ेगा, बिकेगा, उसकी रीसेल वैल्यू भी इंक्रीज होगी। पहले नहीं था स्टेबलाइजर, एडिशन करा है। एडिशन मतलब जो चीज पहले नहीं थी आपने बाद में ऐड ऑन करा है, इससे उसकी रीसेल वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बैलेंस शीट में ही 50 का 55 हो जाएगा जो एसी है, ऑफिस इक्विपमेंट है। इसके बाद कोई मेजर रिपेयर है। मेजर रिपेयर से पहले मैं एक सिंपल रिपेयर की बात करता हूं। इसकी मैंने क्या क्या एग्जांपल लिए थे? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे खर्चे होते हैं, टेलीफोन। एक खर्चा होता है रिपेयर, हाँ, स्टेशनरी। एक खर्चा होता है रिपेयर। अगर क्वेश्चन में लिखा हो सिंपली रिपेयर 5,000 रुपए की, तो कौन सा है? रेवेन्यू है, कैपिटल है? खाली लिखा है रिपेयर 5,000, रेवेन्यू मानेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो बड़ा बड़ा रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब ये क्या होगा? रेवेन्यू है, कैपिटल? रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रेवेन्यू कैपिटल? अभी भी रेवेन्यू होगा जब ये स्टार्टिंग में होने से पहले, क्योंकि रिपेयर, खाली रिपेयर लिखा है, तो आप रिपेयर किसकी करते हो? आप खाली रिपेयर भी लिखा है, तो खाली रिपेयर आप किसकी करोगे? एसेट की होती है रिपेयर। आप बिजनेस में रिपेयर का खर्चा किस पे करते हो? फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे, मशीन पे, बस। तो रिपेयर एसेट्स की होती है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा नाम दे देता है, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीन, रिपेयर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। और बच्चे वही धराशायी वही हो जाते हैं कंफ्यूज कि इतना बड़ा बड़ा नाम है, लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल दो। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं आपके स्टार्टिंग में कंपलसरी 12 नंबर के। वहां यही चीजें छोटी छोटी चीज आपसे टेस्ट करते रहते हैं कि बेसिक रट के बच्चा कोई पास नहीं सकता। अभी मैंने आपको रेशियो बताई है ना 50 30 20, आप कितना भी रट लो, जो 50 नंबर का भी बुक से आता है वो मैंने दिखाया, फिगर डबल करके आता है। कितना रटोगे? क्या रट सकते हो? नहीं रट सकते ना। फिगर डबल करके, जीरो फालतू लगा के नहीं रटने वाले बच्चे सीए नहीं पास कर सकते। बुक से आएगा बट रटा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, समझना तो पड़ेगा आपको, तभी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो रिपेयर खाली लिखा हो वो भी एसेट्स की होती है, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीन या लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हो वो भी एसेट्स की होती है। तो ये कौन सी रिपेयर है? रूटीन रिपेयर्स है।
जैसे एसी है, हर साल सर्विस कराओगे, सिंपल हर साल सर्विस होती है, तेल पानी होता है, साफ सफाई होती है। कभी आपको लगता है गैस कम हो गई तो गैस भी डलवा देते हैं, कभी कोई इसका फैन खराब हो गया, फैन भी रिपेयर कर, जो भी छोटी मोटी रिपेयर चलती रहती है रूटीन रिपेयर, तो वो आपका रूटीन रिपेयर है। सर्विस कराना है एवरी ईयर, कोई गैस कम पड़ रही है, कभी कोई फैन खराब हो रहा है, कभी कुछ रिमोट खराब हो रहा है, दे आर रूटीन रिपेयर्स, दे आर रेफरिजरेटर्स। इससे पूरी एसी की लाइफ नहीं बढ़ रही है, पॉइंट को समझो। जो छोटी मोटी आप हर साल जो सर्विस कराते हो, पूरा अगर नया एसी की लाइफ आप गए मार्केट में पता करने, भाई एसी कितने का बोलेगा 40,000 रुपए का, बाकी लाने खर्चा होगा। आप पूछो कितनी लाइफ है, वो बोलता है इसकी 6 साल लाइफ है, 5 साल लाइफ है। तो ये मानकर चलते हैं ना कि आप हर साल सर्विस तो कराओगे। आप बिल्कुल ही सर्विस ना कराओ, गाड़ी में तेल नहीं डालोगे तो गाड़ी तो 1 साल भी नहीं चलेगी। तो जो एसेट की लाइफ होती है वो ये मानकर चलते हैं कि आप हर साल उसकी धुलाई सर्विस तेल पानी करते रहोगे, तो वो रूटीन रुपये से चलती रहती है। गाड़ी में पेंचर नहीं लगाओगे, गाड़ी कहां से चलेगी 10 साल? मान लो गाड़ी की लाइफ 10 साल है और अब पेंचर हो गया उसमें, आज उसको लात मारो, चल तेरी लाइफ 10 साल है, चल तेरी लाइफ 10 साल, कहां से चलेगी? पेंचर तो लगवाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो छोटी मोटी रिपेयर चलती रहती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। बट अगर आपने कोई ऐसी रिपेयर कर दी जो उसकी लाइफ को ही बढ़ा देती है, वो यहाँ पे मेजर रिपेयर विच इंक्रीज, या तो लाइफ या उसकी कैपेसिटी। लाइफ अगर एसी की लाइफ मान के चल रहा हूं 6 साल, तो आपने कोई ऐसी रिपेयर कर दी उसकी लाइफ एकदम से 12 साल हो गई या 10 साल हो गई, बताता हूं। एसी में आप जो उसकी कोर चीज क्या होती है जो लाइफ को डिसाइड करती है एसी के अंदर, वो सर कंडेंसर, कंप्रेसर या कंडेंसर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। जो उसकी कोर लाइफ होती है, देखो बाहर की बॉडी तो कुछ नहीं होता, जंग भी लगेगी आप पेंट पूंट करा के काम चला लेते हो, ठीक है। तो मेन उसका कंप्रेसर जो ठंडा करता है, ऐसी फ्रिज में होता है। वो एसी की कॉस्ट अगर नया भी लोगे ना, आधी कॉस्ट का तो वही आ जाएगा, 40 का एसी आया है, उसका कंप्रेसर लोगे 20,000 रुपए का आ जाएगा। तो मान लो 6 साल लाइफ है एसी की, और 5 साल के बाद आपने उसका कंप्रेसर चेंज करा दिया, तो 5 और 6 लाइफ कितनी हो गई? 11 साल लाइफ हो गई, कंप्रेसर मेन लाइफ होती है। तो मेन चीज को अगर आप चेंज कराओगे, ऐसी आपने रिपेयर करी है या रिप्लेसमेंट करा है, रिनोवेशन करा है, मेजर रिपेयर, रिनोवेशन या रिप्लेसमेंट, जो कि लाइफ को बढ़ा रहा है या कैपेसिटी बढ़ा रहा है। अब कैपेसिटी का मतलब क्या? मान लो आटे की चक्की है, उसमें मोटर लगी हुई छोटी सी, बहुत बड़ी चक्की है, उसमें मोटर छोटी सी है, ठीक है। बट वो जो मोटर आटा चक्की की मोटर है, वो 1 घंटे में 10 किलो आटा पीस पाती है। आपने उसमें नई मोटर लगा दी जो 1 घंटे में 20 किलो आटा पीस रही है, कैपेसिटी बढ़ गई। लाइफ तो नहीं बढ़ी क्योंकि बहुत बड़ी आटा चक्की है, छोटी सी मोटर से पूरी आटा चक्की की लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बट इसमें एक मोटर थी जो उसको घुमाती थी, वो मोटर आपने नहीं लगा दी, बड़ी बड़े साइज की लगा दी, जिससे 1 घंटे में 20 किलो आटा पीसने लग गई, राइट। तो ऐसी कैपेसिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये चीज आपको देखनी है। ऐसी कोई आप रिपेयर कर रहे हो, मेजर रिपेयर, रिनोवेशन वगैरह रिप्लेसमेंट कर रहे हो, जो एसेट की लाइफ को बढ़ाता है या उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में क्या फर्क है? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो खर्चा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ना ले जाकर बैलेंस शीट में ही उसको कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये वाला एडिशन था ये। अब ये एडिशन से क्या होगा? स्टेबलाइजर लगाने से एसी की ना तो लाइफ बढ़ेगी ना तो कैपेसिटी बढ़ेगी। बट ये एडिशन था, एडिशन मतलब जो पहले नहीं था, पहले आपने ऊपर से ऐड ऑन करा है, जो चीज पहले नहीं थी, तो उससे रीसेल वैल्यू तो बढ़ेगी, रीसेल वैल्यू तो बढ़ेगी ना एसेट की। तो ये मैंने 55 कर दिया। ये वाली रिपेयर जो मैंने एग्जांपल लिया, एसी का आपने कंप्रेसर बदल दिया 20,000 रुपए का, तो कितने का हो जाएगा? 75 का। अभी मैं डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर रहा हूं, 5 साल के बाद कंप्रेसर बदलोगे तो 55 पे डेप्रिसिएट होते होते कम हो जाएगा। अभी मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं डेप्रिसिएशन को, वैसे बता रहा हूं 55 प्लस 20,000 कंप्रेसर बदल दिया 5 इयर्स के बाद, और 6 इयर्स लाइफ होती है मान लो एसी की, तो 5 और 6 11 इयर्स की लाइफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 75,000 बैलेंस शीट के अंदर एसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पहले स्टार्टिंग में ये वैल्यू थी एसी की 40 में, आपने मुंबई वाले को दिए, रस्ते का भाड़ा लगा सरदार जी को दिया होगा, ठीक है। 4,000 रुपए फिटिंग वाले इंजीनियर को दिया आपने, जो फिटिंग वाला पर्सन आएगा। 50,000 रुपए तो तुरंत ही जैसे ही रिमांड आया आपने उठा के डेबिट कर दिए 50,000। फिर बैलेंस शीट के अंदर आपका जो एसी होगा, जो ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर ही होता है, 50 का। नेक्स्ट ईयर आपने स्टेपलाइजर लगा दिया अगले साल, तो अगले साल स्टेपलाइजर लगाया 50 का ही, तो प्लस करके 55 का हो जाएगा।
और कुछ सालों के बाद आपने उसके अंदर क्या कर दिया, कंप्रेसर बदल दिया, तो ये 20 प्लस करके कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे बैलेंस शीट में जो भी आप खर्चा कर रहे हो ये एसी का ही पार्ट होगा कॉस्ट का। इसकी एंट्री भी क्या करोगे, एसी टू कैश। ये आपने दिया 40 एसी टू कैश, 6 दिया सरदार जी को एसी टू कैश, 4000 रुपए ने इंस्टॉलेशन का एसी टू कैश, स्टैम्प प्रेजर लगाया एसी टू कैश। उसके बाद ये कंप्रेसर लगाया एसी टू कैश, अब या ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश। सब के सब हम एसी की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, तभी तो उसकी वैल्यू प्लस कर रहे हो तो एंट्री क्या कर रहे हो, दैट अकाउंट डेबिट टू कैश ही कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर आओ, यहां पे सिंपल खर्चे होते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, और ये सारे खर्चे प्रॉफिट्स में जाते हैं। कोई भी इसमें एसेट डेबिट नहीं होता रेवेन्यू एक्सपेंस में, इसका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स होता है। रिपेयर किया, रिपेयर टू कैश, सिंपल रिपेयर है, सर्विस करा रहे हो, रिपेयर टू कैश। कोई गैस कम होगी, गैस चला रहे हो, रिपेयर टू कैश। ठीक है, कोई रिमोट खराब हो गया, रिमोट ठीक कराया, रिपेयर टू कैश। एसी टू कैश कब होगा, जब ऐसी रिपेयर कर रहे हो जो उसकी लाइफ को बढ़ाती है या कैपेसिटी को बढ़ाती है। समझ में आया पॉइंट, ये क्लियर हो गया। चलो अब मैं एग्जांपल लेता हूं, 1 बाय 1 आप सबने बताना नंबर वाइज, रेवेन्यू है कि कैपिटल है। एग्जांपल दूंगा बढ़िया बढ़िया और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एक हमने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, सेकंड हैंड 1 लाख रुपए की, बताइए रेवेन्यू कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाड़ी से नहीं खरीदो, पुरानी खरीदो, आपके लिए तो नहीं। ठीक है, इसी से मुझे किससे याद आ गया, सरदार जी का। मैंने हमने अकाउंटिंग करी थी, एक बार अकाउंट्स बना रहे थे सरदार जी के ऑफिस में, तो गाड़ी खरीदी थी उसने एग्जैक्टली यही 1 लाख के आसपास, मारुति अल्टो 800 खरीदी थी 1 लाख के आसपास, और उसने 2 लाख रुपए के बूफर लगा दिया उसके अंदर, म्यूजिक सिस्टम 2 लाख रुपए का, सोनी का नया बढ़िया वाला, वही क्या 2 लाख रुपए का उसमें आता है। ऐसे आप खर्च करो, चीजें 20 लाख की भी आती है। आप मार्केट में चले जाओ, जो मेला लगता है, कौन सा मेला होता है, दिल्ली में लगता है हर साल, ट्रेड फेयर, चले जाओ एक बार। अगर आपके पास 10 लाख है, 50 लाख है, 10 करोड़ भी है, वो भी खर्च कर सकते हो। बहुत हर चीज मिलती है जितने रुपए की लेना हो। मोबाइल फोन सोने के भी आते हैं, गाड़ियां भी सोने की आती हैं। ठीक है, जो आप लेना चाहो हर चीज मिलती है, पैसा होना चाहिए बस। ठीक है, बनाने वाला बहुत कुछ बना रखा है। सर मैं देखो आपको 60 रुपीस के 4 दो, मैं वो नहीं खा और कुछ भी नहीं था सर। बात होने पे आट के रह जाती है पूरी बात। एक दिन क्लास में होता है, फिर इसको बोलो अब ठीक है। अच्छा, हां सर, हाँ जी। इतना ही तो हमने जो एंट्री करी फिर उसकी कार डेबिट टू कैश है बैंक 3 लाख रुपए से, क्योंकि वो एडिशन किया था उसने। 1 लाख की गाड़ी थी, 2 लाख का म्यूजिक सिस्टम था, 3 लाख मतलब शीशे नहीं चाहिए ना, रिनोवेशन कह रहे हो, वो मैं एग्जांपल लूंगा अभी। चलो अभी रिनोवेशन नहीं हो कह रहे हैं, स्पीड करके। हाँ, अब इतना नहीं पूछा मैंने उससे। अरे तो मतलब कि गाड़ी 1 लाख की सर और मैं एग्जांपल दिया तुम्हें चला है ना सर, आवाज तो भी नहीं आती थी, बस वो दिखाने के लिए सुन रहे। नहीं नहीं सोचा, सोने की भी तो अलग बात है, बट वो 2 लाख रुपए का सोना नहीं आता, बस ओरिजिनल कंपनी का था। सोनी का बहुत महंगे आते थे। अभी भी आप जाओ, रेंज हर रेंज के आते हैं, 5000 रुपए से शुरू हो गया, जितने मर्जी आते हैं कंपनी, कोई भी नहीं आता, नॉर्मल जैसे होता है इनबिल्ट। हमें ठीक रखेंगे आपकी। हम तो देखो ये हेडफोन लिया था 4 बार टूट चुका, हम तो फेविक्विक लगा के जोड़ते रहते हैं। बहुत कंजूस होते हैं, सीखे जल्दी से पैसे नहीं खर्च करते। ठीक है, चलो हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल। गाड़ी ली थी 1 लाख रुपए की, आप बताओ अंशी, जो गाड़ी ली थी 1 लाख रुपए की, आपने स्टार्टिंग में ऑन द डेट ऑफ परचेज उसको डेंटिंग पेंटिंग कराया। आप कोई भी चीज सेकेंड हैंड लेते हो तो आप स्टार्टिंग कोशिश करते हो थोड़ा उसको अच्छा दिखने दिखाने की, डेंटिंग पेंटिंग वगैरह सब कराने की, तो उसमें आपने 20,000 रुपए खर्च कर दिए डेंटिंग पेंटिंग करके उसको नया। क्या होगा, कैपिटल क्यों, किस में कवर होगा, इंस्टॉलेशन में कवर होगा। इंस्टॉलेशन में कैसे कवर होगा, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है
एनी एक्सपेंस इंकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज। कोई भी खर्चा तो एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एसी का, एसी को फिट करेंगे तो रेडी फॉर यूज बनाने के लिए खर्चा कर रहे हो ना, फिटिंग कर रहे हो पूरे जगह बनाने। वैसे गाड़ी जो आपने सेकंड हैंड ली है उसको चलाने से पहले आप डेंटिंग पेंटिंग करा रहे हो, यानी बिना डेंटिंग पेंटिंग के साफ सफाई का उसको नहीं चलाओगे, तो रेडी फॉर यूज स्टार्टिंग में जो खर्चा कर रहे हो वो इंस्टॉलेशन हो जाता है। कोई भी खर्चा, डेट ऑफ परचेज पे आप कोई भी खर्चा कर रहे हो वो इंस्टॉलेशन होता है। रास्ते में जो खर्चा होगा दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, किसी भी नाम से हो, कैरियज, फ्रेट। मैं हमेशा सेक्टर लगा देता हूं क्योंकि नाम पे नहीं रटना नहीं है, समझना है। ट्रांसपोर्ट में खर्चा कई सारे नाम से होते हैं, फ्रेट, कैरियर, टोल टैक्स, लोडिंग अनलोडिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, क्लियरिंग चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, सेस, ऑक्ट्रॉय। रटना किस लिए, समझो ना कि ये खर्चा रास्ते का है, बस ऐसे ट्र लगा तो वो खर्चा ऐड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन, फिटिंग का खर्चा या गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा। तो इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी खर्चा जो डेट ऑफ परचेज पे किया जाता है टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज, काम करने लायक। तो ये इंस्टॉलेशन 20,000 रुपए लगा, कार के अंदर डेबिट होगा, कार टू कैश या बैंक जो भी चेक से दिया तो बैंक। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी बारी। 6 महीने बाद गाड़ी पंचर हो गई, पंचर लगवाया, रेवेन्यू एक्सपेंस आपकी बारी। दोबारा पंचर हो गई, रेवेन्यू। गाड़ी सर्विस करवाई है 2 साल के बाद, रेवेन्यू। आप बताओ। गाड़ी का टायर फट गया, नया टायर लगवाया, रेवेन्यू। कैपिटल सोच के बताओ, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, बताओ। रेवेन्यू कैपिटल, ठीक है रेवेन्यू, आप कितना कंफ्यूज करते हो? ठीक है रेवेन्यू, सही बता रहा है। नहीं मैं की बात नहीं है, एग्जांपल बाय चांस ऐसे ही बने हुए हैं कि पहले ये वाले फिर ये वाले, तो अब कल पकड़ बम में बोल में तो फंस गया। ठीक है अमीशा, कुछ टाइम बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, रिपेयर कराई गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया, कैपिटल रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू होगा। बताओ, सबके पीछे रीजन बताऊंगा, आप बताओ। रोहित, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम नहीं था, बूफर वगैरह, आपने बूफर लगवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, ये भी सही है, रोहित का आंसर सही है। मैं डिस्कस करूंगा सारे एग्जांपल, ठीक है। बूफर लगवाया जो पहले नहीं था, इट्स ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तब गाड़ी का कुछ 10 साल के बाद इंजन खराब हो गया, आपने इंजन नया लगवाया, कैपिटल होगा। ठीक है, चलो सारे एग्जांपल लिख देते हैं। पहले छोटे मोटे एग्जांपल थे, पंचर सर्विस जब कराते हो हर साल तेल पानी तो कराओगे, सर्विस कराएंगे, कल उसमें सर्विस में ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर बदलते हैं, सब तेल डलता है, कैस्ट्रोल मैग्नेटिक, तो वो तो सिंपल सर्विस चार्जेस है, पंचर है, सर्विस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब बात आई टायर फटने की, टायर नया लगाया, स्टिल इज रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि टायर पहले था, एडिशन ही करा आपने, और टायर से कोई लाइफ नहीं बढ़ेगी। अगर गाड़ी की लाइफ 10, नई गाड़ी की लाइफ 10 साल है तो टायर नया लगाने से उसकी लाइफ नहीं बढ़ जाएगी। लाइफ गाड़ी का मेन चीज क्या होती है, इंजन। देखो बाहर से तो हम मेंटेन करते ही हैं, आप पंचर भी लगवाते रहते हो, डेंटिंग पेंटिंग कराते रहते हो, उसको क्या बिगड़ना है। लोहे तो जंग लगेगा वो भी 50 साल बाद, मतलब जो इतना जंग की उससे चलाई ना पाओ उसमें 50 साल लग जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका कुछ नहीं बिगड़ना, मेन उसकी लाइफ होती है इंजन से, गाड़ी की जो मेन चीज है, राइट। तो टायर पहले था, एक पूरी एसेट का कोई छोटा सा पार्ट अगर आप रिपेयर करो या रिप्लेस करो, बोथ इज रेवेन्यू एक्सपेंस। पहले इस बात को समझो, पूरा एसेट रिप्लेस नहीं किया आपने, पूरी गाड़ी को रिप्लेस नहीं किया। या तो एक एक्सचेंज ऑफर में गाड़ी दे दी आपने, एक्सचेंज ऑफर में होता है पुराना लो मोबाइल, पुराना दो नया मोबाइल लो, पुरानी गाड़ी दो नई मोबाइल लो, तो पूरी गाड़ी रिप्लेस कर दी तो ठीक है कैपिटल आप बोल सकते हो। बट अगर एक छोटा सा पार्ट रिपेयर करो या रिप्लेस करो, बोथ आर रेवेन्यू एक्सपेंस। इस एग्जांपल मैं आपकी स्कूटी से लेता हूँ, और बाइक से, बाइक का हॉर्न खराब हो गया, स्कूटी का हॉर्न खराब हो गया, आप जाते हो मैकेनिक के पास, कई बार वो पेचकस से घुमा के 10-20 रुपए लेके ठीक कर देता है, पेचकस से। फिर बोलते हैं यार ये खराब, ये ठीक नहीं होगा, इसको नया लगाना पड़ेगा, 100 रुपए में नया भी लगा देता है। तो बोथ, चाहे 10-20 रुपए में ठीक करे चाहे 100 रुपए में नया और लगाए, बोथ आर रेवेन्यू एक्सपेंस। है तो छोटा सा ही पार्ट ना, पूरी गाड़ी का छोटा सा पार्ट है कौन, तो ये चीज समझनी आप। अब बात आई बूफर की, बूफर पहले नहीं था, ऐड ऑन कराया हुआ, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। टायर पहले था, ये फर्क है टायर में बूफर से। टायर पहले था, रिप्लेस करा, और जो उससे कोई उसकी लाइफ नहीं बढ़ रही है गाड़ी की, जो मैंने लास्ट में बताया लाइफ बढ़ती, कैपेसिटी बढ़ती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, पूरी गाड़ी की लाइफ नहीं बढ़ रही है, छोटा सा पार्ट है टायर।
ठीक है ना। वूफर इसमें आ जाएगा, एडिशन में आ जाएगा, लाइफ तो नहीं बढ़ाएगा बट एक ऐसी चीज आपने ऐड कर दी जो नई गाड़ी में नहीं थी, पहले नहीं थी, तो उससे रीसेल वैल्यू तो बढ़ेगी, एडिशन से रीसेल वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, है ना। तो ये एडिशन में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और तब जैसे बताया इंजन उसका कोर होता है, अगर आप इंजन ही बदल दोगे तो इंजन छोटा पार्ट नहीं होता, बड़ा पार्ट होता है। गाड़ी का मेन लाइफ उसी से होती है, इंजन से। इंजन बदल दोगे 10 साल वाली गाड़ी 20 साल चलेगी, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंप्यूटर वाले एग्जांपल पे आते हैं। आपकी आप बताओ नंदनी, हमने एक नया कंप्यूटर खरीदा, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना, लास्ट एग्जांपल है इस टॉपिक पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, नया कंप्यूटर पे आपने विंडोज वगैरह डलवाई, बिना विंडो के तो चलेगा नहीं ना, विंडो, ऑफिस, एंटीवायरस, क्या होगा कैपिटल, किस में कवर होगा, इंस्टॉलेशन। विंडो, ऑफिस, एंटीवायरस जो स्टार्टिंग में आप डलवाते हो कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है आपने, ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जो भी इट्स नेसेसरी टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज, उसके बिना तो यूज नहीं हो पाएगा, खाली उसकी स्क्रीन थोड़ी देखोगे आप, मेन तो उसमें विंडो, टैली वैली सब चलाओगे आप, ठीक है। तो इट्स नेसेसरी टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज, कंप्यूटर की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कंप्यूटर ही डेबिट होगा, ऑफिस इक्विपमेंट ही डेबिट होगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। आपकी बारी है। और उसमें रैम थी 2 GB, आपको लगा यार स्पीड कम आ रही है, आपने चेंज करके 4 GB रैम लगवा दी, कैपिटल कैसे क्या होगा, नहीं एडिशन नहीं, रैम पहले थी, कैपेसिटी बढ़ा देगा, ठीक है। आपकी बारी, वही 4 GB रैम खराब हो गई और आपने दोबारा 4 GB रैम लगाई है, ये रेवेन्यू में आएगा, इसमें कुछ ऐड ऑन, कुछ कैपेसिटी बढ़ रही है। आपकी बारी, हार्ड डिस्क 100 GB थी, आपने रिप्लेस करके 500 GB की हार्ड डिस्क लगा दी, स्पेस कम था, कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि उससे हार्ड डिस्क से क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ रही है। आपकी बारी, सेम 500 GB की हार्ड डिस्क खराब हो गई, हार्ड डिस्क 500 GB की लगा दी, रेवेन्यू एक्सपेंसिव। आपकी बारी आई, कीबोर्ड खराब हो गया, नया कीबोर्ड लगाया, मैं खड़ा हो जाता हूँ, बताओ अभी भी रेवेन्यू है, ठीक है। कीबोर्ड पूरे एसेट का, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, उसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कई सारी चीजें होती है, तो छोटा सा पार्ट है, क्या होगा ये, रेवेन्यू एक्सपेंस। आपकी बारी, मदरबोर्ड खराब हो गया, मदरबोर्ड नया लगाया, क्यों, सर मेन तो वही मेन बोर्ड है, बच्चों को ये नहीं पता होता मेन क्या होता है। तो कंप्यूटर में सबसे मेन चीज जो लाइफ को डिसाइड करती है, मदरबोर्ड। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह, बट प्रोसेसर, बट सबसे मेन चीज जो खराब होती है, जनरली लोग उसको फेंक ही देते हैं, वो खराब हो गई। मदरबोर्ड रिपेयर बहुत पैसा लग जाता है उसको, अगर नया लगाते हो मदरबोर्ड। मेरा भी एक लैपटॉप एक बहुत अच्छा था, प्यारा सा था, 2-3 महीने से रिपेयर में गया हुआ क्योंकि उसका मदरबोर्ड खराब हो गया, ठीक है। फोन करने का टाइम नहीं मिला, बीच में करता रही, महीने में टाइम मिलता है, महीने में एक फोन मारता हूँ, कहाँ से काम होगा मेरा। तो अभी जाऊँगा उसके पास टाइम निकाल के, 2 दिन चक्कर लगेंगे मिस्त्री के पास, देखते हैं क्या होता, नहीं तो नया लेना पड़ेगा। और अभी मेरे पास जो इतना बड़ा लैपटॉप वो मैंने उधार मांग रखा, एक को मैंने बोला था दे जाओ, पैसे दे दूंगा, मैंने पैसे नहीं दिए उसको, ऐसे ही रख लिया फ्री में, तो वो लैपटॉप भी उसको वापस कर देना। बताया था ना मैंने, सीए बड़े कंजूस होते हैं। हाँ, लाइब्रेरी। एक बात पूछो, आपने आपको टीचर ही बनना था, आपने सीए क्यों किया? सब यही सोचते तो खड़ा था। अच्छा, सीए मैंने टीचर बनने के लिए किया, मुझे काम है। क्योंकि सीए स्टूडेंट्स को बीकॉम और एमकॉम पर्सन नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ बताओ, दिल्ली से, ठीक है। सारे लोग एक एक करके किसी क्या कह रहे हैं? सारे ग्रुप, हाँ, सारे ग्रुप मैंने दोनों ग्रुप इंटर किए और दोनों प्रोफाइल के एक साथ दिए थे। हाँ जी, कहां से आ रहा बहुत बच्चे देते हैं, बहुत बच्चे देते हैं एक साथ इंटर, 2 ही तो ग्रुप है इंटर के, और ऐसे 2 ही ग्रुप फाइनल के। जैसे कौन सी बड़ी बात, बड़ी बात कोई बड़ी बात ये ना बड़ी बात नहीं, पास होना। अरे यार पास भी हो जाएंगे, फर्क सिर्फ इतना, अगर आप शुरू से सोच लेते हो एक ग्रुप देना है तो 4 घंटे पढ़ोगे दिन में, और डे 1 से सोच दोनों ग्रुप देना 8 घंटे पढ़ोगे, पेपर आते आते दोनों बच्चे बराबर हो जाते हैं। डेली पढ़ने की बात है, डेली आप 4 घंटे पढ़ोगे, पहले से सोचा यार एक ग्रुप देना है, पेपर है साल बाद 9 महीने बाद, और पहले से पता है 8 पेपर देने, 2 ग्रुप में 8 पेपर हो गए, तो 8 घंटे पढ़ोगे, इतना ही फर्क है।
एग्जाम आता है तो उसके बाद दोनों बच्चे बराबर होते हैं, दोनों की तैयारी बराबर होती है, उसके एक ग्रुप के हिसाब से, उसके दो ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो बच्चों। कंप्यूटर वाला एग्जांपल हो गया मदरबोर्ड का। आपका एग्जांपल कंप्यूटर का माउस बदला, रेवन्यू का, क्योंकि उससे पूरी उसकी कोई लाइफ वगैरह नहीं बढ़ रही। ठीक है, चलो एग्जांपल हो गया। अच्छा, आपने गुड्स परचेज करे, सबके लिए क्वेश्चन है। गुड्स परचेज करें, गुड्स क्या होते हैं? आप रीसेल पर्पस, एसेट। देखो एसी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये तो एसेट्स होते हैं। बट गुड्स क्या होते हैं? रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स आएगा, लेस देन 12 मंथ्स। थोड़े दिनों के लिए आप बेच दोगे उसको। गुड्स आप खरीद के कोई स्टोर बैठ थोड़ी जाओगे, नए गुड्स में कोई सामान रखोगे। गुड्स ना तो मशीन की तरह यूज करोगे, ना फर्नीचर की तरह, ना बिल्डिंग की तरह। गुड्स का आपने खरीदे हैं वो रीसेल पर्पस, बेचने के लिए खरीदे हैं, तो कुछ टाइम में बेच दोगे, इट्स बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स। गुड्स कभी परचेज ऑफ गुड्स कहां पे आता है? ट्रेडिंग में आता है, ये ध्यान रखना। गुड्स को एसेट में कभी नहीं दिखाना। क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, उसके पीछे अलग लॉजिक है, मैं बाद में बता दूंगा कभी। बट जो नॉर्मली आप परचेज करते हो, पूरे साल जो गुड्स करते परचेज करते हो, परचेज अकाउंट को आप दिखाते हो ट्रेडिंग में, परचेज ऑफ गुड्स। और जब बाकी चीज खरीदते हो गुड्स के अलावा, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, वो आपके एसेट्स होते हैं, क्योंकि इसको आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा। फिक्स एसेट की आप डेफिनेशन पढ़ोगे, एसेट्स दोज एसेट्स व्हिच आर परचेज्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन द बिजनेस। बिजनेस में यूज करने के लिए आप खरीद रहे हो, और फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये सब इसी डेफिनेशन में आता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा क्या है? नॉन टाइम एक्सपेंडिचर। ये दो चीजें और आपको आनी चाहिए। नॉन टाइम एक्सपेंडिचर लाइक इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, loan advance given drawings, prepaid expenses, बैंक डिपॉजिट। तो पहले नॉन टाइम एक्सपेंडिचर समझते हैं। ये भी आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि ये चीज यहाँ पैसा लगा, बताओ क्या है, कैपिटल है, रेवेन्यू है। तो कई बार उसका आंसर होता है नॉन टाइम एक्सपेंडिचर, खर्चा ही नहीं है। लाइक इन्वेस्टमेंट, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? टीम ऐड आती है, म्यूचुअल फंड्स इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज इन्वेस्ट केयरफुली, ध्यान रखो, सावधानी से इन्वेस्ट करो। तो म्यूचुअल फंड्स में, बैंक्स में, किसी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, आप पोस्ट डाकखाने में वैसे कई लोग जमा कराते हैं, डाक पोस्ट ऑफिस में। तो कहीं भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो, तो वो दैट इज इन्वेस्टमेंट। बिजनेस से बाहर, अपने बिजनेस में हम पैसे कहाँ लगाते हैं? बिल्डिंग में, फर्नीचर में, मशीनों में, तो वो उसको बोलते हैं बिजनेस के इन्वेस्टमेंट। बट बिजनेस से बाहर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो फिक्स एसेट ही हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन। तो बिजनेस से बाहर वाली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो बिजनेस से बाहर आप पैसा लगाते हैं, बैंक, एफडी करा दी, पोस्ट ऑफिस, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड्स। खर्चा नहीं है। खर्चा क्यों नहीं है? ये पैसा वापस मिलेगा, बल्कि ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट वगैरह ब्याज के साथ मिलेगा। तो खर्चा नहीं। खर्चा वो होता है जो डूब गया। अब ये फर्नीचर है, अब चाहे 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, बट खर्चा तो हो गया ना। ये कोई पूरी लाइफ तो नहीं चलेगा, या मुझे इसकी रिटर्न वापस तो नहीं मिलेगी, है कि नहीं? चाहे गाड़ी आप खरीद लो 10 लाख रुपए की, चाहे 10 साल चले, खर्चा तो हो गया। 10 साल चलेगा तो 1 साल का खर्चा 1 लाख हो गया, खर्चा तो हो ही जाएगा। ठीक है, 10 लाख की गाड़ी 10 साल चलेगी, 1 लाख हो गया। 5 साल चलेगी, 2 लाख खर्चा हो गया पर ईयर का, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, बस एक छोटा खर्चा, एक बड़ा खर्चा। नहीं डिपॉजिट, बैंक में पैसे जमा कराया आपने,
सेविंग में, एफडी में, सब आपका वो भी खर्चा नहीं है, पैसा वापस मिलेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी क्या होता है? काफी जगह कंपनीज अपने एम्प्लॉय से सिक्योरिटी रखवाती है। काफी जगह कंपनीज अगर जॉब देनी है आपको, जॉब चाहिए और कैशियर की जॉब है, कैशियर की जॉब पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते लोग। बैंक वाले भी अपने कैशियर से सिक्योरिटी रखवाते हैं जॉब देने से पहले, ताकि पैसे लेके ना भागे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो नौकरी छोड़ने से आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। कई बार उधार कुछ लेना है आपने किसी से, तो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे रखवाते हैं कि आप उधार आप पैसे ले लो, कुछ तो सिक्योरिटी दो, ठीक है, बाकी पैसे बाद में दे देना, बट एडवांस में कुछ तो सिक्योरिटी दो। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप दे रहे हो वो खर्चा नहीं है, एडवांस ही है, वापस मिल जाएगा। लोन एडवांस, किसी को आपने लोन दिया, अपने फ्रेंड को लोन दिया, वो खर्चा नहीं है, वापस मिलेगा। कोई चीज आपको वापस नहीं मिलेगा। क्या बेड रेट्स की अलग केस है, वो तो एक अलग केस हो गई, बट अभी तो मैं इन स्टार्टिंग में ही मान रहा हूँ कि पैसे मिल जाएंगे। बाद में बेड रेट्स हो जाएगा, वो लॉस है, वो रेवेन्यू लॉस मानते हैं, उसको हम प्रॉफिट्स में दिखाते हैं। तो लोन दिया आपने किसी फ्रेंड को, एडवांस दिया, तो वो खर्चा नहीं है। ड्राइंग्स, घर के लिए पर्सनली कुछ खर्चा किया तो बिजनेस के लिए वो खर्चा नहीं है। ड्राइंग्स क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंसेस। आपने घर का रेंट दिया, घर का इलेक्ट्रिसिटी पे किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पर्सनल एक्सपेंस, घर के लिए स्कूटी खरीदी, घर के लिए बाइक खरीदी, घर के लिए गाड़ी खरीदी, ये सब घर के लिए फर्नीचर खरीदा। ड्राइंग्स जो भी पर्सनल एक्सपेंस है, डॉटर का मैरिज एक्सपेंस है, सब ड्राइंग्स है। इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ प्रोप्राइटर, बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड मतलब टाइम से पहले पे कर दिया कोई भी खर्चा, लाइक सैलरी है। अगर कोई एम्प्लॉय आपको बोलता है यार मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दो, मेरे घर में कोई दिक्कत होगी या हॉस्पिटल में खर्चा लग रहा है, दैट मींस वो आपसे कहना चाह रहा है कि 2 महीने के लिए मुझे लोन दे दो और मेरी सैलरी में से काट लेना, यही मतलब है। एम्प्लॉय आपसे बोलता है 2 महीने के लिए मुझे सैलरी एडवांस दे दो, तो दैट मींस वो कहना चाह रहा है 2 महीने के लिए लोन दे दो, मेरी सैलरी में से काट लेना। वो लोन ही एक तरह से लोन ही हो गया, प्रीपेड खर्चा इस तरह से लोन ही है। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। खर्चा आपका ये एसेट है, ये खर्चा नहीं है, नॉट एन एक्सपेंडिचर। एंड लोन देना खर्चा नहीं होता, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज ही रहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है बताइए? वो खर्चा जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा नहीं। वो 11-12 वाले बच्चे समझते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट का मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही वाली बात होगी, राम का घर श्याम के सामने, श्याम का राम के सामने, दोनों का घर कहाँ पे? आमने सामने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी रेवेन्यू खर्चा, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस जिसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स आएगा, प्लस हैवी होना चाहिए, मतलब बड़ा खर्चा होना चाहिए। जिसका एक एग्जांपल है, जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट का बस एक एग्जांपल है। एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल्स, इनॉग्रेशन एक्सपेंस, इनॉग्रेशन एक्सपेंस, मुहूर्त का खर्चा। कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ऑफ शेयर्स, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल है इसके, बट पहले मतलब समझना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके लिए मेन चीज है रेवेन्यू होना चाहिए, एनी रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स आएगा और हैवी बड़ा अमाउंट होना चाहिए। तो अभी यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स होता है, बट यहाँ मैंने लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स है। तो ये चीज क्या है? इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ ऐसे रेवेन्यू खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा आता है। तो फिर रेवेन्यू और कैपिटल में फर्क क्या रह जाएगा? एक फर्क हमेशा रहेगा, उनको आप रीसेल नहीं कर सकते। लाइक एडवर्टाइजमेंट है,
आप एडवर्टीजमेंट अगर आप पैम्फलेट पे करते हो, जैसे हमारा सेंटर पे लगा लो, पैम्फलेट्स में एडवर्टीजमेंट करते हैं, 5,000 रुपए 10,000 रुपए लगते हैं पैम्फलेट्स के ऊपर, छपवाने में बंटवाने में 5-10,000 रुपए खर्चा होता है एड पैम्फलेट्स। उसकी लाइफ आप क्या समझते हो? पैम्फलेट्स की लाइफ कितने दिन, महीने, साल? बेनिफिट कब तक आएगा उसका? पैम्फलेट्स की लाइफ कितना समझते हो आप? एक पैम्फलेट की लाइफ लॉन्ग टर्म नहीं, एक पैम्फलेट की लाइफ ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, अगर वो भी किसी बच्चे ने रख लिया और वो कोचिंग करने आ गया। अदरवाइज मैक्सिमम पैम्फलेट तो बच्चे एरोप्लेन बना के उड़ा देते हैं। कुछ बच्चों के पास नैपकिन नहीं होता, चाट पकौड़ा खा रहे होते हैं, नैपकिन की तरह यूज करके फेंक देते हैं, ठीक है, उसकी लाइफ नहीं होती है। हम तो बहुत 1 घंटे लाइफ होती है, 2 घंटे 10 मिनट। कुछ 100 में से कोई 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो संभाल के रखते हैं और फिर कोचिंग करने आते हैं। इसलिए हम 100 पैम्फलेट नहीं बंटवाते, 5,000-10,000 पैम्फलेट बंटवाते हैं सब, ठीक है ना। दूसरा एक मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, आप कहीं जाते हो रास्ते में आपने येलो देखिए, गत्ते के बने होते हैं, येलो खंबे वंबे में लगे होते हैं, पेंट लगे होते हैं, उसकी लाइफ आप कितनी समझते हो? जो गत्ते के पीले बोर्ड होते हैं एडवर्टीजमेंट के, कितनी लाइफ समझते हो? कब तक चलेगी? 1-2 महीना ही लाइफ होती है उसकी मैक्सिमम। क्यों? आंधी तूफान बारिश, बड़े बोर्ड को नहीं छोड़ती तो छोटे करते गए, बिल्डिंग के उड़ा ली जाती है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, और कुछ नहीं तो कोई कंपटीटर होगा आपका, वो उतार के लगा देगा, दूसरा कोई लगा देगा। सरकारी जमीन आपकी खरीदी थोड़ी है, तो उसकी लाइफ मैक्सिमम 1 मंथ होती है। बेनिफिट वो सब रेवेन्यू, ये सब मैं एग्जांपल ले रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंस के, डेफिनेट में आए नहीं। पैम्फलेट्स हो गया, सनपैक शीट बोलते हैं उसको, जो मैं येलो बोर्ड कह रहा था, सनपैक शीट्स हो गया, उसकी लाइफ बहुत कम होती है, लेजेंड। अच्छा, एक बोर्ड आप हमारे सेंटर पे आते हो, सामने देखते हो बड़ा लगा हुआ, उसकी लाइफ कितनी होगी? मोर देन 12 मंथ्स होगी, है तो वो भी एडवर्टीजमेंट ही नहीं, तो अगर खाली नाम ही लिखना तो नाम तो छोटा लिख देते सी स्टार्टर कहीं भी, बट इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है, एक तरह से वो भी एडवर्टीजमेंट ही, ठीक है ना। डिस्प्ले बोर्ड्स ऐसे, अभी तो लाइट नहीं है उसमें, ठीक है, तो लाइटिंग वाले भी बोर्ड्स आते हैं जो रात को प्रॉपर लाइटिंग वगैरह करते हैं अच्छे से, और महंगे बोर्ड्स भी आते हैं, ठीक है। हमने तो पीछे वैसे ही बल्ब लगा रखा है, बिजली का लगा के, प्रॉपर लाइट बोर्ड नहीं है वो, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिक से बोर्ड लगा, वैसे ही बल्ब लगा रखा है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स आएगा। हैवी एक्सपेंस होता है, पैसा ये भी नहीं 200-400 रुपए खर्च होते हैं बोर्ड बनवाने में, आपके 10-15-20 हजार रुपए खर्च लग जाते हैं, कैसे बड़ा बोर्ड बनवाने में, ठीक है ना। हैवी एक्सपेंस है, बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स आएगा, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब डेफर्ड का मतलब करना क्या है? डेफर्ड सिर्फ आपको ये करना है, जितने साल में बेनिफिट आएगा उतने साल में उसको थोड़ा खर्चा मानना है। तो एक बड़ा बोर्ड 20,000 रुपए का जो आपको लगता है 4 साल चलेगा, तो पर ईयर कितना? 20,000 रुपए का आपको लगता है 4 साल चलेगा, तो पर ईयर कितना खर्चा होगा? 5,000 रुपए खर्चा मानेंगे पर ईयर, बस इतना। डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब इसको समझो, डेफर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल कुछ नहीं है। कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि रीसेल थोड़ी कर सकते हैं, अब वो बोर्ड बिक थोड़ी सकता है, कबाड़ी लेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रेवेन्यू और कैपिटल में, उसको रीसेल आप नहीं कर सकते। बेशक बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स आएगा, ठीक है, बट उसका आप रीसेल नहीं कर सकते। तो है तो रेवेन्यू एक्सपेंस, बट क्योंकि उसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स आ रहा है, अमाउंट भी हैवी है, बड़ा अमाउंट है, राइट। तो इसको मैंने बना दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब मैं एक साल में 5,000 खर्चा मानूंगा, पहले साल 5,000, अगले साल 5,000, थर्ड ईयर में 5,000, फोर्थ ईयर, तब जाकर मैं इसको खत्म करूंगा। एक साल में पूरा बर्डन नहीं डालूंगा 20,000 का, आने वाले 4 साल में 5-5 रख के मैं एक्सपेंस मानूंगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने शिफ्ट कर दिया, डेफर कर दिया। डेफर मतलब शिफ्ट करना, आगे शिफ्ट करना। क्लियर हुआ पॉइंट? और एग्जांपल लेते हैं बोर्ड की बात, लाइक कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कंपनी 12th आप सब पास करके आए हो। डिबेंचर क्यों इशू करती है कंपनी? पब्लिक से पैसा लेने के लिए। शेयर डिबेंचर, जो भी कंपनी इशू करती है शेयर्स डिबेंचर, पब्लिक से पैसा आता है, उस पैसे को बिजनेस में लगाएंगे और पैसा कमाएंगे, यही होता है। पैसा चाहिए कंपनी को, शेयर डिबेंचर इशू कर दो और पब्लिक का जो पैसा आएगा बिजनेस में लगाओ और पैसा कमाओ और पब्लिक को वापस कर दो। डिबेंचर का तो वापस भी हो जाता है। कंपनी कई बार डिबेंचर इशू करने पे डिस्काउंट दे देती है, शेयर पर डिस्काउंट नहीं होता क्योंकि कंपनीज एक्ट ने मना किया हुआ है। 2013 जो कंपनीज एक्ट ने मना कर रखा है, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, इसलिए मैंने यहां पे लिया डिबेंचर्स।
डिबेंचर्स पे कंपनी डिस्काउंट दे रही है, मतलब 1 लाख रुपए के आपको डिबेंचर दे देगी 90,000 में, आपको क्या फायदा हुआ? वापस मिलेंगे 1 लाख, इंटरेस्ट तो मिलेगा। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हो आपको इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी के आप डिबेंचर लोगे आपको भी हर साल 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बैंक की तरह। वो तो मिलेगा, बट 90,000 में आपको देगी 1 लाख के डिबेंचर, मतलब जब वापस करेगी तो 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अभी वैसे आपसे सिर्फ 90,000 लिए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंट रेशियो डिबेंचर्स। ये जो कंपनी ने 10,000 का आपको डिस्काउंट दिया, और ऐसे ही बहुत सारे होंगे, खाली आप थोड़ी हो। 10,000 रुपए डिस्काउंट आपको मिल गया, ऐसे ही 10 का किसी और को मिल गया, करते करते कंपनी के 10 लाख रुपए खर्च हो गए डिस्काउंट पे। तो 10 लाख रुपए का बेनिफिट कितने साल आएगा कंपनी को? जो पब्लिक से पैसा लिया वो वापस करने 5 साल के बाद, तो 10 लाख रुपए का बेनिफिट आएगा 5 साल। 90,000 रुपए आपसे लिए, 10,000 का फायदा हो गया आपको, कंपनी का नुकसान हो गया 10,000 रुपए। ऐसे इसको बोलेंगे डिस्काउंट रेशियो डिबेंचर। 1 लाख रुपए किसी और से लिए, सॉरी 90,000 रुपए, 10 का उसको फायदा हो गया, फिर कंपनी को नुकसान हो गया 10 का डिस्काउंट। करते करते बहुत सारे पर्सन को कंपनी ने डिबेंचर दे दिए और कंपनी का 10 लाख रुपए डिस्काउंट पे खर्चा हो गया, डिस्काउंट 10 लाख रुपए, और पैसा जो वापस करना है वो 5 साल के बाद वापस करना है। तो उस पैसे से कंपनी बेनिफिट 5 इयर्स उठा सकती है। जो बिजनेस कंपनी कर सकती है वो 5 साल बिजनेस कर सकती है। 90,000 रुपए जो आपसे ले रहे हैं उससे कंपनी 5 साल बिजनेस करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। तो 10 लाख रुपए का जो डिस्काउंट दिया कंपनी ने उसका बेनिफिट आएगा 5 इयर्स तक। तो एक साल में कितना होगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए खर्चा मानती है कंपनी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में खर्चा नहीं डालते, नहीं तो एकदम से नेट प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। कि हो सकता है कि इतना प्रॉफिट ही ना हो एक साल में कि पूरा 10 लाख का डिस्काउंट जब जिस दिन इश्यू करा, लॉस तो वही हो गया, डिस्काउंट तो डेट ऑफ इश्यू पे ही हो जाता है कंपनी को 10 लाख का, और उसको फर्स्ट ईयर में पूरा लॉस नहीं मानती, खर्चा नहीं मानती, उसको 2-2 लाख करके, मैंने अज्यूम किया कि 5 इयर्स के बाद वापस करना है पैसा, तो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके 2-2 लाख करके 5 इयर्स में उसको खर्चा मानना। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, इनॉग्रेशन, मुहूर्त का खर्चा। इनॉग्रेशन होता है मुहूर्त का। अब मुहूर्त की बात करते हैं, कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं मेरी तरह। एक पंडित जी बुला लिया, ठीक है, 100 रुपए का उसको पंडित जी को दे दिए, और आस पड़ोस के 1-2 लोग बुला लिए, चाचा बच्चा बुला लिए, 500 1000 एक मिठाई का डब्बा आ गया, 1000 रुपए में मुहूर्त हो गया। ऐसे ही हुआ था हमारे सेंटर का मुहूर्त। पड़ोसी बोल रहे थे यार तुम्हें पार्टी नहीं देंगे, पार्टी देंगे। 4 बच्चे में क्या पार्टी देंगे? स्टार्टिंग में हमारे 4 बच्चे थे सिर्फ, तो वो आज तक पार्टी मांगते रहते हैं, ठीक है, उनको पार्टी नहीं मिली। तो 2019 में स्टार्ट किया था। और कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा कार्ड वार्ड छपवाते हैं बढ़िया से, अच्छे से कार्ड वार्ड छपवाएंगे। मैं बिजनेस चेंज करता हूँ, मान लो कोई कपड़े की दुकान है या कोई मिठाई की दुकान है, ठीक है, कोई और बिजनेस है आपका, बढ़िया से आपने कार्ड वार्ड छपवाए, शादी ब्याह की तरह कार्ड छपवाते हैं पूरे पब्लिक को, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के अलावा नेबर्स को, सोसाइटी को, पूरा जितने लोग आप आएंगे आपको बेनिफिट है, सबको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हम मुहूर्त कर रहे हैं बिजनेस का। और उसमें लिख दिया स्पेशल डे 1 पे 50% डिस्काउंट, तो जो नहीं आना होगा वो भी आ जाएगा। 50% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है, मार्केट में 10 मिलता है, 20 मिलता है, उस 50 में हो सकता है कि आपको 10% लॉस भी हो रहा हो। मान लो आपका 40% का प्रॉफिट है और 50% आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो पहले दिन आप डिस्काउंट वो भी उठा लोगे आप साथ, जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। तो मान लो उस मुहूर्त के ऊपर लोगों को आपने लंच वंच कराया बढ़िया से, शादी ब्याह की तरह पूरा खर्चा हो जाता है, 10 लाख रुपए तो आपने वो लंच कराने में लगा दिया और 5 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया, टोटल 15 लाख रुपए खर्चा हो गया मुहूर्त के ऊपर आपका। 5 लाख का डिस्काउंट मैं मान रहा हूँ कि प्रॉफिट से भी ज्यादा, प्रॉफिट 40% था, 50% डिस्काउंट, तो वो नुकसान होते होते 5 लाख का नुकसान वो भी हो गया। तो 15 लाख रुपए का टोटल खर्चा नुकसान आपका मिला के हो गया। इसका बेनिफिट कितना आएगा? पहली बात तो हैवी तो है, हैवी तो है ना, एक दोनों कंडीशन पूरी होती है तभी डेफर बोलेंगे, खाली एक कंडीशन से डेफर नहीं होगा। हैवी एक्सपेंडिचर 15 लाख रुपए, आप बताओ इनॉग्रेशन का आपने 15 लाख रुपए लगाया, इसका बेनिफिट कितने टाइम तक आएगा? लास्ट तक तो नहीं, बट हाँ काफी टाइम तक लोगों को याद रहेगा। 12-1 साल तो ज्यादा ही होगा, 2-4-5 साल तक कस्टमर्स को याद रहेगा कि हाँ हम इस दुकान पे गए थे, और कस्टमर रूटीन में अपने साथ जुड़ेंगे। बेनिफिट इन द सेंस, कस्टमर जो पहले दिन आया आपने उसको डिस्काउंट भी दिया, खाना भी खिलाया, अगर आपकी क्वालिटी, मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छी है, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे मिठाई की दुकान हो, कोई स्टेशनरी, कुछ आपकी क्वालिटी अच्छी है, रेट आपकी जेन्युइन है, तो कस्टमर्स वापस भी आएगा, आपसे दोबारा सामान भी लेगा, ठीक है ना।
तो उसका बेनिफिट आता रहेगा लॉन्ग टर्म में 2 4 5 साल 10 साल जब तक आपकी दुकान चलेगी, मोर देन 1 ईयर तो पक्का आएगा। तो फिर भी हम एक एस्टिमेट तो करते ही हैं, ये थोड़ी पूरी इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे। तो 15 लाख रुपए खर्चा है, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 5 इयर्स तक बेनिफिट आएगा, तो 5 इयर्स से डिवाइड करो तो 3 लाख रुपए पर साल हम उसको एक्सपेंस मान सकते हैं, 3 लाख रुपीस। तो ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनॉग्रेशन मुहूर्त वाला खर्चा पहले दिन पहले साल में नहीं डालेंगे। 15 लाख रुपए को 3-3 लाख करके 5 इयर्स में आप उसको डिवाइड कर दोगे, एक्सपेंस मानेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हो जो डेफर्ड नहीं है बट बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स आता है, लाइक कैलकुलेटर। अब जब वो कैलकुलेटर है वो काफी बच्चे जो है गिरा दोगे तो अलग बात है, बट चलता है 1 साल से ज्यादा, है ना? बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स, स्टिल डेफर्ड क्यों नहीं है? अमाउंट सिर्फ 100 रुपए का, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। स्टेशनरी, आपका कैलकुलेटर है स्टेशनरी का ही पार्ट है। एसेट क्यों नहीं मानते? एसेट वही अमाउंट, एसेट के लिए भी कुछ तो अमाउंट होना चाहिए। एसेट का हिंदी मतलब संपत्ति। आप संपत्ति का मतलब जमीन जायदाद बैंक बैलेंस, किसी को बोलोगे मेरी संपत्ति में कैलकुलेटर है, ठीक है ना? तो एसेट भी नहीं मानते। और आप जो है बेनिफिट उसका मोर देन 12 मंथ्स आएगा, बट मेटेरियलिटी कंसेप्ट चलता है, 100 रुपए की तो है, उसको सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स और हैवी। सेम चीज अब इसको कंपेयर करो कैपिटल एक्सपेंडिचर से। कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हैवी होता है, 100-200 रुपए को भी हम एसेट, बट सिर्फ फर्क दोनों में क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू और कैपिटल में क्या फर्क है? रीसेल है, उसको आप बेच सकते हो, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, एसी, मशीन को आप रीसेल कर सकते हो। बट ये जो खर्चे हो रहे हैं आपके, डिस्काउंट या मुहूर्त का खर्चा कर दिया, 15 लाख कर दिया, आपका मुहूर्त का खर्चे को बेचोगे थोड़ी। एडवर्टाइजमेंट आपने, पैम्फलेट आपने 50,000 लाख को छपवा दिए, बोर्ड आपने कितने लगवा दिए, कितना भी रुपए आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च करो, बट उसको बिक थोड़ी सकती है वो खर्चा। सैलरी है, सैलरी थोड़ी बिक सकती है, ठीक है ना? तो ये चीज सेल नहीं कर सकते आप। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट, ये सारा समझने के बाद भी सीए वाला एग्जामिनर ना फंसा देता है बच्चों को। बहुत ऐसे ऐसे एग्जांपल आपकी बुक में हैं, फंसाएगा तब जब आप बुक से अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे। जैसे मैंने पूछा था, मॉड्यूल नहीं पढ़ कर आई थी, अगर आप बुक से अच्छे से पढ़ाई करते हो, डाउट लेते हो, फिर आपको नहीं फंसा सकता कोई भी। बुक के, हाँ, प्रोवाइडेड आपने बुक से अच्छे से पढ़ा है, हर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जो नहीं आया वो अपने टीचर से डाउट में पूछ लिया, फिर कुछ नहीं बाहर से आ सकता। कैसे उसमें बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, इनॉग्रेशन एक्सपेंस और ओपनिंग ए न्यू ब्रांच ऑफ एन एग्जिस्टिंग यूनिट। इनॉग्रेशन एक्सपेंस, इनॉग्रेशन मतलब मुहूर्त का खर्चा, ऑफ ओपनिंग ए न्यू ब्रांच, एक नई ब्रांच खोलने में मुहूर्त का खर्चा कर दिया। ब्रांच खोले, एग्जिस्टिंग चली चलाई कंपनी है, लाइक मारुति है। अब मारुति कंपनी ने रिवाड़ी में कोई ब्रांच नहीं है, कोई रिवाड़ी में ब्रांच खोल दी, तो मारुति खरीदने लोग गुड़गावा जाते हैं। मैं वैसे तो छोड़ दो, डीलर्स सब है, बट प्रॉपर कंपनी का एक वैसा नहीं है जैसे होना चाहिए प्रॉपर। जैसे गुड़गावा के अंदर है फैक्ट्री आउटलेट, गाड़ियां खड़ी हजारों, ऐसा नहीं है ना। डीलर्स हैं, 2-4 गाड़ियां रखते हैं मारुति की, बाकी ऑर्डर पे आ जाती है, ऑर्डर करो गुड़गावा से आ जाती है। प्रॉपर वैसा नहीं है कि आप वहां पे खड़ी है, 500 गाड़ियां खड़ी है, कोई भी उठा के ले आओ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मारुति कंपनी ने यहाँ पे रिवाड़ी में खोल दिया अपनी ब्रांच, यहीं पे बन रही है, गाड़ियां बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दी, आप खरीद भी सकते हो, फैक्ट्री आउटलेट है। मुहूर्त का खर्चा किया, तो 20 लाख रुपए मुहूर्त पे खर्चा कर दिया, क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू या रेवेन्यू? नहीं, सिंपल रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि हैवी तो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके, हैवी है, ओके, बट बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस है। मारुति कंपनी पहले से ही चली हुई कंपनी है, जिसको मारुति खरीदनी गुड़गावा से जाके भी ले आएगा। तो यहाँ पे ब्रांच खोल के पैसा खर्च करने का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ऐसे ही हल्दीराम अगर यहाँ पे ब्रांच खोल के कितना भी मार्केटिंग कर ले, कस्टमर जिसने जाना है हल्दीराम वो जाएगा, चाहे यहाँ पर चला जाए चाहे वो हाईवे पे चला जाए, है कि नहीं? उससे उनको इतना बेनिफिट नहीं होने वाला। लोगों को वैसे ही पता लगेगा हल्दीराम नाम स्टैंडर्ड का है, वो जितने जाना होगा वो जाएगा, फ्री में कुछ करने से मुहूर्त करे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो नया बिजनेस होना चाहिए, या तो इनॉग्रेशन डेफर्ड कब होगा, या तो बिल्कुल नया बिजनेस हो, और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है तो नया प्रोडक्ट होना चाहिए। लाइक मोबाइल कंपनीज है, हर नई मोबाइल लॉन्च पे इनॉग्रेशन करती है। गुड़गांव में पार्टी होती है, मैं भी गया था एक बार, बहुत मन से एक सोनी का मोबाइल लाया था मैं, इंडिया का पहला मोबाइल था 16 मेगापिक्सल, और कोई मोबाइल एप्पल का भी नहीं आता था उस टाइम 16 मेगापिक्सल, 2011 की बात है, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था।
और 2-3 साल चला है, गुड़िया ने तोड़ दिया बैग गुस्से में, फेंक दिया। ठीक है, इतना बढ़िया उसका कैमरा था, पिक्चर क्वालिटी थी, उस टाइम पूरे इंडिया में इतना बढ़िया मोबाइल नहीं था। सोनी का 16 मेगापिक्सल फर्स्ट टाइम आया था लॉन्च पर। तो गुड़गांव के अंदर पार्टी होती है, डे 1 पे डिस्काउंट भी देते हैं, जितनी मोस्टली गुड़गांव मुंबई बड़ी प्राइम प्लेसेस पार्टी होती है। जो भी कंपनी गाड़ी लॉन्च करती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, नया कोई गाड़ी लॉन्च करी, नया कोई मोबाइल लॉन्च किया। एप्पल का कितना बड़ा इवेंट होता है हर साल, देखा आपने कभी? नहीं देखा? नहीं, बुलाने का मतलब YouTube पे लाइव आता है और उनके वेबसाइट पे भी लाइव होता है। देखना, एप्पल का हर साल जो है नया इवेंट होता है, बहुत पूरे ऑडिटोरियम भरा होता है, तो बताते हैं अपने नए मोबाइल और वॉच वगैरह सब हर चीज के बारे में। ठीक है, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उसका इनॉग्रेशन का बेनिफिट होगा, तो वो डेफर्ड है। बट बिजनेस अगर पुराना है और बिजनेस का ही इनॉग्रेशन कर रहे हो ब्रांच का, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, वो तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। न्यू ब्रांच, नई ब्रांच खोलने से पहले से बिजनेस चला हुआ है, उसी ब्रांच खोलने के इनॉग्रेशन करना पैसा बनी वेस्ट है, वो सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं आएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, अब आपका सिर्फ 5 मिनट का रह गया, एक्सपेंडिचर पूरा हो गया। सर आप तो बोले 45 मिनट में कितने हो गए? 2 आवर हो गए। नहीं, जब मैंने बोला था उसको कितना टाइम सर लगा? 12:50। कई बार ज्यादा एग्जांपल डिटेल में चलो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन जो है मैं नेक्स्ट वीक कराऊंगा। आप सबको अकाउंट करंट वाले नोट्स लेकर आने, डिडक्शन के संभाल के रखना अगले हफ्ते के लिए। कौन से नोट्स लाओगे? बैंक रिकन्सिलिएशन के पीछे लगे हुए ना, अकाउंट करंट वाले नोट्स लाओ। ये वाला टॉपिक तो मैं पहले वाला तो कराई दूं, इसके बाद डेप्रिसिएशन में नेक्स्ट वीक से कराऊंगा, अगले हफ्ते मंडे। ठीक है, तब तक कुछ रिजल्ट भी आ जाएगा सीबीएसई का। आज कोई नया नहीं है। हाँ, आज नेक्स्ट मंडे से रिजल्ट की वेट कर रहे हैं बच्चे काफी, और रिजल्ट आने वाला है सीबीएसई का। राजस्थान बोर्ड का मैं कल देख रहा था, यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, आरबीएसई पता नहीं ऐसा कुछ। सर उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा था नया देश खुल गया कोई, आरबीएसई एक छोटा सा स्टेट ही तो है। सर रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब समझ गया, बट इतना यूट्यूब खोल के देखो हर जगह आरबीएसई। सर आपने ज्यादा बच्चों को 90 के मैं तो सर आज रोहन का भी रिजल्ट आया। ये तो पिछले साल तो मैंने गूगल सर्च के देखा आरबीएसई है क्या। राजस्थान बोर्ड, क्योंकि मैं पहले मतलब पहले दिल्ली चला गया था, मुझे हरियाणा बोर्ड पता है, दिल्ली बोर्ड पता है, सीबीएसई पता है। पहले तो मैंने इसकी फुल फॉर्म देखी, अब यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है आरबीएसई से। 12th आपने इसी की है। हाँ, 12th मैंने रिवाड़ी से कॉलेज पब्लिक स्कूल से करी, सुने कॉलेज करोड़ी से कहाँ से करी। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट पीछे वही है, वही पेज। सर उस जिस दिन हमारा अभी बैकअप दिया था, उस दिन हमें भेज दिया था पुराने। उसके बाद भी कुछ बच्चे आए हैं। हां तो तुम पुराने वालों को भेज दिया था। नहीं 5 मिनट लगेंगे बस, ज्यादा नहीं लगेगा। और ये रिवीजन नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है। यू कह रहे नए वाले कंपनी नहीं लगता के लिए पढ़ने कब तक नया रहेगा। एक्सपेंडिचर हो गया, ये ज्यादा देर का नहीं है, 5-10 मिनट का है। गौरव करा दो जल्दी से। छोटा सा ही है, समझ लो। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? वो रिसिप्ट जो कि आपकी लायबिलिटी को बढ़ाती है या कैपिटल को बढ़ाती है या आपके एसेट को कम करती है। इनके बीच में और है, और ऐसी रिसिप्ट जो आपकी लायबिलिटी को बढ़ाती है, कैपिटल को बढ़ाती है या एसेट को बढ़ाती है, इस कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जो आपकी इनकम होती है, जो आपकी इनकम को बढ़ाती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर? अभी अब तक हम कर रहे थे एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा था। सर अगर कोई लायबिलिटी को बढ़ाएगी तो एसेट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? एसेट्स को कम करेगी। हाँ, मैं गलती कर दी, एसेट कम हो गए। ठीक है सर उल्टा करते हैं।
क्या हुआ, सही है ये, मेरे को सर कंफ्यूज कर रहा हूँ। सही है बिल्कुल ये अच्छा ये नहीं बोलती तो मैं 1 मिनट बाद वैसे ही कर देता मैं। बताओ सर, ठीक है। अगर तुम याद कर ले तो यहाँ पे ध्यान दो, इनकम को बढ़ाएगा वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब ये समझ में आएगा बेटर एग्जांपल से, नंबर वाइज नहीं करते, वैसी बात करते हैं। बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया तो कैपिटल रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट है? कैपिटल है, क्योंकि क्या बढ़ेगा, लायबिलिटी। पहली बात तो बैंक लोन क्या एक रिसिप्ट है? यस, बैंक से लोन लोगे पैसा तो आएगा, रिसिप्ट तो है ना, रिसिप्ट तो है, पैसा तो आ रहा है, बट साथ साथ एक लायबिलिटी भी और ये पैसा वापस करना है। बैंक लोन इज योर लायबिलिटी, पैसा आ रहा है बट लायबिलिटी बढ़ेगा, इससे कैपिटल से बैंक से लोन लिया। कंपनी ने डिवेंचर इशू करे, सर ये भी डिवेंचर पब्लिक से इशू करके पैसा आता है पब्लिक से, बट डिवेंचर कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी, तो क्या है ये, कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर हो गया? सेल ऑफ गुड्स, पक्का, सेल ऑफ गुड्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, वो क्या बढ़ाता है, इनकम, वो पैसा वापस नहीं करना किसी को, गुड्स बेचे पैसा को नहीं रखना। इंटरेस्ट रिसीव बाय कंपनी, इंटरेस्ट मिला कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव और रेवेन्यू, इंटरेस्ट इनकम होती है आपकी, आपने कोई लोन दे रखा है या डिवेंचर कंपनी की खरीद रखी है, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इट्स रेवेन्यू रिसीव, इनकम है। कमीशन रिसीव, रेवेन्यू, रेंट रिसीव, रेंट पे बिल्डिंग पे देखिए, रेवेन्यू, इनकम है आपकी, कमाई वापस नहीं करना किसी को। बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, वो पैसा कैपिटल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, अगर एज ए प्रोप्राइटर सोचोगे तो पैसा जा रहा है, बट एज ए बिजनेस सोचोगे तो पैसा आ रहा है। तो अकाउंट्स में हम एज ए बिजनेस सोचते हैं या एज ए प्रोप्राइटर सोचते हैं? एज ए बिजनेस सोचते हैं, प्रोप्राइटर अलग है, बिजनेस अलग है। जो भी आप एंट्री कर रहे हो अपने आप को बिजनेस मानो, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, उसे घर से जा रहा होगा, उसके घर से में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल बढ़ रही है, कोई इनकम थोड़ी होगी आपकी। कैपिटल भी एक तरह से लायबिलिटी मान के चलते हैं, तो कभी ना कभी वापस करना है उसको, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, पार्टनरशिप में आप पढ़ते हो ना, नया पार्टनर पैसा ले कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, तो कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर हो गया? शेयर्स इशू बाय कंपनी, शेयर कैपिटल तो होती है, शेयर इशू बाय कंपनी, पैसा आ रहा है पब्लिक से बट शेयर कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल रिसिप्ट कभी ना कभी वापस करना, शेयर का पैसा भी लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, शेयर कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर हमें याद है, रेवेन्यू कैपिटल, एसेट कम हो रहा है, सेल ऑफ फर्नीचर से पैसा आ रहा है, वो सेल करोगे फर्नीचर, पैसा आएगा, एक मिनट अंशी ध्यान दो, पैसा आएगा और फर्नीचर जाएगा, तो एसेट कोई फाइल इनकम नहीं हो रहा। और जब तक मैं आपको अमाउंट नहीं बताता, आप ये मानो कि जितने का था उतने में बिका, बैलेंस शीट में फर्नीचर था 10,000 का और 10 में ही सेल हो गया, 10,000 का फर्नीचर बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में जो फर्नीचर की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, 10,000 बुक वैल्यू का था, 10,000 में बिक गया बुक वैल्यू पे, नो प्रॉफिट नो लॉस, पैसा तो आ रहा है 10,000, फर्नीचर जा रहा है, तो कोई इनकम नहीं हुई है, तो इससे कैपिटल से कैश टू फर्नीचर 10,000 रुपए, कोई इनकम, बैलेंस शीट 10 का था 10 में बिक गया, कौन सा में कैपिटल से है। सेल ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, कैपिटल से, तक मैं आपको अमाउंट नहीं बताता, आप क्या मानोगे जितने का था उतने बिका। सेल ऑफ मशीन कैपिटल से, अगर मैं बोलूं 10 का फर्नीचर 12 में बिका तो क्या होगा, 10 का 12 में बिका, 2 क्या होगा रेवेन्यू और 10 क्या होगा कैपिटल, कौन सा में दो इनकम है वो रेवेन्यू है, 10 कैपिटल है। क्लियर हो गया? अब लास्ट एग्जांपल जो हर बच्चे गलत बताते हैं, पुराने बच्चों को बीच में नहीं बोलना, जिन्होंने पहले पढ़ा उसको बीच में नहीं बोलना, सिर्फ नए बच्चे को बोलना है, जिन्होंने टॉपिक, जो पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको बताना है। शिवानी, तनु, मुस्कान, आप तो पहले ये तो आ चुका है। हाँ ये तो आ गए थे, अंशी, गौरव, रोहित, आप बाद में आए, हमेशा सर, हाँ ए से दोनों का। अच्छा वो प्रवेशिका बोल रही थी मेरा हमेशा नीचे क्यों आता है, उसका रीजन ये है, आपका ए से तो आप इसलिए आपका रिजल्ट बराबर में भी ऊपर आएगा। अब मैंने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करे, देखे आपने, रैंक दिखाता है सेम और नीचे पहले तो रैंक 1 2 3 4 दिखाता था, अभी सेम रिजल्ट में सेम रैंक दिखाता है,
दूसरा मैंने क्या चेंजेस करा है, नीचे जो ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन गलत हैं वो नीचे हाईलाइट हो रखे हैं, देखो एक बार रिजल्ट वो ये सब अपने आप हो रहा है उसमें, ऑटोमेटिक मैं नहीं कर रहा। थोड़ा इसमें ये मैंने अपडेट किया अभी सॉफ्टवेयर मेरा, जो भी मुस्कान पूछ रही थी, टीचर के अलावा ये सेकंड मेरा हॉबी है सॉफ्टवेयर बनाना। तो वो जो आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं ब्लैक में। अब आपको करना क्या है, इसका फायदा क्या होगा, इन क्वेश्चंस को सर से समझना है दोबारा और मैडम से समझना है। जो ब्लैक वाले क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल मुझे पता है कोई, ये जो ब्लैक हाईलाइट हो रखे क्वेश्चन सर से इनको समझना है दोबारा से, ठीक है सर। ठीक है, ब्लैक वाले हाईलाइट वाले क्वेश्चंस। सर आप एग्जांपल दे रहा हूं, अंशिक बोल दूं, बीच में नहीं बोलोगे। एग्जांपल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ लॉस बाय फायर का, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस बाय फायर 5 लाख रुपए, ये क्या है, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल बोलो, रेवेन्यू। इन लॉस बाय फायर हो गया जिसका इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस बाय फायर क्या होगा, कैपिटल। अब मैं बताऊं, एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, आपको पूछना चाहिए सर इंश्योरेंस लॉस बाय फायर में क्या जला, अगर बिल्डिंग जली और उसका क्लेम मिला तो कैपिटल रिसिप्ट है, पर अगर गुड्स जले, गुड्स उसका क्लेम मिला तो रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों, क्योंकि सेल ऑफ बिल्डिंग कैपिटल रिसिप्ट होता है, अगर बिल्डिंग जल गई इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया, इट्स लाइक सेल ऑफ बिल्डिंग कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, वही बताया था मैंने, सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो अगर गुड्स जल गए और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, इट्स लाइक सेल ऑफ गुड्स, क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है। समझ में आ गया। अच्छा, एक लास्ट में एनपीओ के कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं, डोनेशन वगैरह आपने पढ़ा हुआ 12th में, डोनेशन एक दो मिनट चीज हो गए। बस छोड़ो, 2:30 बजे का टाइम मेरा। अच्छा हाँ। डोनेशन, लेगेसी, गवर्नमेंट ग्रांट, इन तीनों को एक ही ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक पर्पस है या नहीं है। अगर स्पेशल डोनेशन, चंदा, किसी आपका एनपीओ नॉन प्रॉफिट है, आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, चैरिटी, आपका हॉस्पिटल है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, यूनियन है, स्पोर्ट्स क्लब है, एनपीओ जो 12th का। डोनेशन, चंदा मिला आपको कहीं से, किसी मिनिस्टर ने दे दिया। लेगेसी, जायदाद का हिस्सा, किसी ने, किसी के बच्चे नहीं थे, उसने आपकी जायदाद का हिस्सा आपके नाम कर दिया क्योंकि आपका अनाथालय, अच्छा पब्लिक सेवा कर रहे हो। गवर्नमेंट से ग्रांट, गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को हेल्प करती है जो अच्छा पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। अगर कोई पैसा मिल रहा है, अगर साथ में पर्पस है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, और अगर कोई पर्पस नहीं है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। एग्जांपल, आपने कई बार मंदिर में देखा है, ये कमरा श्री इसने बनवाया, वो क्या, वो पैसे दे के गया और वो बोल के गया इस पैसे से कमरा ही बनेगा और मेरा नाम भी लिखवाना पड़ेगा। अब मंदिर वाले उसको कुछ और कर ही नहीं सकते, उस पैसे का कमरा ही बनाना पड़ेगा और उस पे नाम भी लिखवाना पड़ेगा, उसमें जायदाद में लिख के गया है, तो उसका पैसा दे के गया पर साथ में अपनी इच्छा भी जाहिर कर गया, इससे कमरा बनाना और मेरा नाम भी लिखवाना है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। जब तक कमरा नहीं बना देते मंदिर वाले, वो पैसा कैपिटल रिसिप्ट मान के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। पॉइंट समझ आया? ऐसी गवर्नमेंट बीसीसीआई को पैसे देती है वर्ल्ड कप करवाने के लिए, 10-100 करोड़ दे दिए, वर्ल्ड कप कराओ जी इंडिया में, वो अभी तक कुछ साल पहले। तो जब तक वर्ल्ड कप नहीं होता, बीसीसीआई को पैसा लायबिलिटी साइड में दिखाया है, कैपिटल रिसिप्ट है, और वर्ल्ड कप में ही यूज करेगा उस पैसे को। अब एक सिंपल से बात करते हैं, किसी ने 10 लाख रुपए डोनेशन दे दी, वैसे ही कुछ भी करो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो इनकम है, वो हम 10 लाख से कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी इनकम है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। समझ में आया पॉइंट? इन तीनों का एक ही चीज है, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। स्पेसिफिक पर्पस है तो कैपिटल रिसिप्ट है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, पैसा मिल रहा है, उसका हम कुछ भी यूज करें तो वो हमारी इनकम होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, चलो मिलते हैं। ये चैप्टर पूरा का पूरा होमवर्क है आपका, नोट कर लो आज का होमवर्क। जो नए बच्चे हैं, स्पेशली नए बच्चे, होमवर्क नोट कर लो आईसीआई की बुक से। ऑल इलस्ट्रेशन प्लस ऑल प्रैक्टिकल, आईसीआई की बुक से। पेज नंबर बताना, स्टडी मॉड्यूल से पढ़ना है, इसके डाउट्स लूंगा नेक्स्ट क्लास में, आते ही पहले मैं इसके डाउट्स लूंगा। पेज नंबर क्या है मॉड्यूल में इसका?
1.58, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन थ्योरी है, पूरा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, ठीक है। जितने 1 2 3 4 और ये जो मैंने एग्जांपल आपको लिए हैं वो एग्जांपल बता रखे हैं, कैपिटल रेवेन्यू है, क्यों है, रीजन बता रखा है, बस ये पढ़कर आना है। डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू।